बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यहाँ लाज शर्म का तो कोई तसव्वुर रहा ही नहीं, और बस यही कहा जा सकता है कि मैं इतने ज़ोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। नाज़रीन, अदालत में 9 केसेस पर ज़मानत, हिफाजती ज़मानत लेने के मामलात पहले ही तय थे। जुलूस निकलवाने का मतलब ये था कि एक और शो लगाया जा सके, अगरचे उस शो में भी जो गिनती थी वो सबकी नज़रों में आ गई। और नाज़रीन, इसमें कौन लोग थे ये मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये पहले बता दूँ कि जब कार्रवाई शुरू हुई 3 बजे का, फिर 4:30 बजे का, फिर 5:30 का, और फिर कहीं जाकर 6 बजने के बाद तकरीबन 7 बजे के करीब ये फ़ैसला हुआ कि 9 के 9 केसेस में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर। जब कार्रवाई शुरू हुई तो इमरान खान के वकीलों ने बताया, मुल्ज़म इमरान खान के वकीलों ने बताया कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको ब्लैंक चेक तो नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद 9 के 9 केसेस में ज़मानत दे दी गई। और ये ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है ये फिर समझ में नहीं आया कि वो कौन सा ब्लैंक चेक था कि जिसके बारे में ये कहा गया था कि हम वो नहीं दे सकते। लाहौर के मुकदमात में भी ज़मानत मिल गई, जो इस्लामाबाद के मुकदमात थे वो उनमें भी ज़मानत मिल गई। अगले पिछले तमाम मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कमाल है वो तो और भी काबिल तारीफ़ है। उसने कल कहा था कि हम वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं कर सकते, ये मुअत्तल नहीं होंगे, और आज कहा कि हम कर सकते हैं, ये मुअत्तल होंगे और मुअत्तल कर दिए। मतलब ये है कि एक इज्तिमाई फ़ैसला इदारे ने ये किया है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं होने दी जाएगी, बल्कि गिरफ़्तारी क्या, उनको किसी परेशानी का सामना भी नहीं करने दिया जाएगा, और हुकूमत ज़िम्मेदार होगी इसकी सिक्योरिटी की। ये जुलूस लेकर अगर जाता है तो इसको जुलूस लेकर जाने की इजाज़त दी जाए। अगर ये इसके कारकुन अदालतों के अहाते के अंदर घुस जाते हैं, उसकी दीवारों पर चढ़ जाते हैं, तो तब भी ठीक है, कबूल है। इस मरतबा की लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी और पिछली मरतबा की जो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी, उसमें एक फ़र्क तो ये था कि इस मरतबा वो फूलों के हार लेकर तो खड़े नहीं हुए। अदालत में आने पर, तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया भी अदा नहीं किया गया, और इमरान खान के रोल मॉडल होने की बात भी नहीं की गई। लेकिन यह है कि बाकी सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, जो हुक्म करे हाज़िर सरकार, नौकर की तो नखरा की। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की। और ये जो बेंच बना है जिसने 9 की 9 ज़मानतें अगली पिछली केसेस में ज़मानतें दी हैं, ये बेंच जिसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे, ये बेंच आज के रोस्टर में था ही नहीं, यानी ये मौजूद ही नहीं था। एक लामौजूद बेंच मौजूद हुआ और उसने अच्छा, इसमें हुकूमत कहाँ है? अदालत ज़ाब्तों की ख़िलाफ़ वर्जी के तहत बेंच बनाती है। ज़ाब्ता एक होता है कि एक सिस्टम होता है अदालत में जिसका कि ये केस जो आएगा ये इस बेंच को जाएगा, और इस अगला केस पर अगले बेंच को जाएगा, अगला केस पर अगले बेंच पर जाएगा, यानी वो उसमें सिस्टम के तहत केस जाने होते हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में हम देखते हैं कि जब भी इमरान खान का केस जाता है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो मखसूस नाम हैं जिनका पब्लिक को पता है कि ये केस इनके पास जाएंगे। अगर इमरान खान का कोई मुखालफ ज़मानत लेने पहुंच जाए तो उसमें कितने महीने लगते हैं ये आपको अंदाज़ा है। और इमरान खान के दौर में तो 2-2, 2.5 साल भी लगे थे, ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल के नीचे से निकली ही नहीं थी। तो नाज़रीन, ये एक चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, हो ये रहा है कि इमरान खान अदलिया की इस सपोर्ट और सरपरस्ती के बावजूद दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स कल तक ये कहता था, कल तक से मुराद है कि चंद महीने पहले तक ये कहता था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज वो मजबूर हो गया है अदालतों के अंदर, चाहे जुलूस लेकर जाता है, अदालतों में पेश होने और दरख्वास्तें करने। और आज तो उसने ये फरियाद भी की
कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक केस में ज़मानत कराता हूं, दूसरा केस हो जाता है, दूसरे में ज़मानत कराता हूं, तीसरा हो जाता है। यानी नफसियाती तौर पर ये एक शिकस्त खुर्दा शख्स बन चुका है। और अदालतों की सरपरस्ती अगर ना हो तो फिर आप खुद फैसला बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि इमरान खान के पल्ले में रहा ही क्या है। नाज़रीन, का जो जुलूस था वो लाहौर के अखबार नवीसों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने के जुलूस के मुकाबले में कम था। और ये खैर इतनी बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है जिसको आप सुनकर चौकन्ने हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है आपको इसके बारे में मालूमात कहीं और से भी मिल चुकी हों कि लाहौर के जुलूस में ये कुल नफरी पुलिस की मिलाकर और अखबार नवीस जो कम से कम 300-400 की तादाद में वहाँ मौजूद थे। हर चैनल, हर अखबार, हर न्यूज़ एजेंसी जो नेट पर ख़बरें सप्लाई करती हैं, इनके 3-3, 4-4, 5-5 नुमाइंदे और फोटोग्राफ़र, तो ये 250-300 तो ये अखबार नवीस ही बन जाते हैं। और 1000 से ज़्यादा पुलिस थी, और जो सादा और खुफिया वाले होते हैं वो अलग। सबको मिलाकर 3000 की गिनती थी। और इसको छोड़िए, इसमें अहम बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि 90% लोग जो थे वो दूसरे सूबे से आए हुए थे, पंजाब से नहीं थे। वो दूसरे सूबे से आए हुए थे। उनके लिबास आप देख सकते हैं, उनकी दाढ़ियाँ आप देख सकती हैं, और उनमें कितने तालिबान थे ये अंदाज़ा तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। लेकिन उस जुलूस के अंदर घूम फिर कर देखने वाले साफियों ने बताया कि 90% कबायली लहजों में पुश्त उर्दू बोल रहे थे, या जो भी थे, आप समझ आइए किस सूबे से थे। और 10% लोग वो थे जिनकी बड़ी अक्सरियत लाहौर के लोगों पर मुश्तमिल थी। आप अंदाज़ा कर लें कि 4,000 लगा लेते, तो 4,000 में 90% निकाल दें तो बाकी कितने बचते हैं। तो जो बाकी जितने भी बचते हैं, शर्मनाक हद तक उनकी गिनती जो होती है, तो उसमें जितने भी बनते हैं उनमें से ज़्यादा लाहौर के थे और कुछ लाहौर से बाहर के भी थे। तो ये वही बात है जिसकी तस्दीक ज़मान पार्क के अंदर वो कबायली लहजे में तकरीरें करने वालों की तकरीरों से होती है। कि एक तकरीर कल भी की गई कि ये पंजाबी की तो होते ही बेगैरत हैं, ये पूरी तारीख़ में बेगैरत रहे हैं, ये कब उठेंगे? जब इमरान खान को जो लोग मार देंगे तब ये उठेंगे। पंजाबियों गैरत करो, इमरान खान के ज़मान पार्क में आओ। मतलब ये है कि ज़मान पार्क में पंजाबी, ये सिंधी पंजाबी का मसला नहीं है। मैं पंजाबी जहाँ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज़मान पार्क लाहौर में है, और लाहौर में मजमा पंजाबियों को होना चाहिए, ज़्यादा पंजाबियों को होना चाहिए। पश्तून, बलोच, सिंधी, महाजर, गिलगिती जो भी हैं वो कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ माजरा ये है कि इसमें 90% लोग बाहर से आए हैं, दूसरे सूबे से आए हैं। पंजाब के लोग कहाँ हैं? और ये जो कहते हैं ना कि पंजाब हमने फतह कर लिया है, इनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो किस हद तक झूठ बोल रहे हैं। और पीटीआई के अंदर लोगों को एहसास हो गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए टिकट लेने वालों की वो कतार नहीं लग सकी, जिसका ढंढोरा पीटीआई के हामी एंकर पर्सन टीवी चैनल्स पर बैठकर पीटा करते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये इमरान खान की जो हालत है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, छुपता फिरता है। अदालती छतरी अगर इसके सर पर ना हो तो इसका क्या हाल हो। और फिर यही सूरत हाल है कि जिससे खौफजदा होकर इसने कल ये ट्वीट किया कि मैं हर एक से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। हर एक का मतलब क्या है? हर एक में 2 एक है, 2 एक मिलाकर हर एक बनते हैं। एक वो है जिसके पास वो दंदान साज परसों भी गया और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन वहाँ से जवाब आ गया, इनकार आ गया। कि वो इनकार का जो अल्फाज थे वो तो ज़ाहिर डिप्लोमेटिक ज़बान में होती है, एक सफारती ज़बान होती है, एक प्रोटोकॉल की ज़बान होती है। लेकिन उसका खुलासा यही था कि बाबा कितनी मरतबा कहा है कि माफ़ करो, तुम हर बार आ जाते हो ये अपना झोला फैलाकर। बड़ी यानी बेइज्जती की बात थी दंदान साज के लिए, लेकिन बेइज्जती इन चीज़ों के लिए, इन लोगों के लिए कोई मानी नहीं रखती। तो हर एक से मुराद तो एक तो ये था, इसमें 2 एक थे, एक ये था। और दूसरा एक है हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहबाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत, फजलुर रहमान की हुकूमत, ये जो जिसको इमरान खान कहा करता है चोरों और डाकुओं की हुकूमत। तो ये दूसरा एक जो था यही था, ये चोरों डाकुओं की हुकूमत। गोया के हर एक से मुराद ये था कि ये जो हुक्मरान हैं, मैं इनसे, चोर जो डकैत हैं जिनसे मैंने मुज़ाकरात नहीं करने थे, बल्कि ये तक कहा था कि मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा, डूब के मर जाना पसंद करूंगा, इनके साथ टेबल पर बैठने की निस्बत ये उसने कहा था। अब उन्हीं चोरों से ये रिक्वेस्ट पर आ गया। और फिर यही नहीं, फवाद चौधरी ने एक कदम आगे बढ़कर
یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب ایک تاریخ دیں، ہم مذاکرات کریں اور بیٹھ کر مسئلے حل کریں۔ تو یہ جو نوبت آ گئی ہے یہ اس کی کمزوری کی علامت ہے، اور اس کے اوپر طاقت جو ہے وہ صرف ایک چھتری کی ہے۔ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض کا نیٹ ورک بہت منظم ہے، وہ بہت کچھ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ادارہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک کنیکشن تو وہی ہے ٹرکاں والا کنیکشن، اور دوسرا کنیکشن ہے وہ بیوی بچوں کا کنیکشن جو عمران خان پر فدا ہیں۔ تو یہ چکر ہے، فیض کا نیٹ ورک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے بعض ساتھی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ اداروں کے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم شاید ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں تو چند موٹی موٹی چیزوں کا علم ہے۔ مثلا سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ظاہر کی گئی کہ یہ جو پی ٹی آئی نے سمندر پار بیٹھ کر ایک مہم شروع کروائی ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک مہم ہے پتلا پاکستان کی، دوسری مہم ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں کیونکہ جی ایچ کیو میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے، اتنے بریگیڈیئر ہیں، اتنے کرنل ہیں، اتنے میجر جنرل ہیں، انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ ان فائٹنگ کی وجہ سے جی ایچ کیو بھی خطرے میں ہے، ایٹمی پروگرام بھی خطرے میں۔ ان دو چیزوں کو خاص طور پر نوٹ کیا گیا، سارے کا سارا جھوٹ ہے لیکن نوٹ کیا گیا کہ انٹینشن کیا ہے، اور انٹینشن کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی بات ہے، اور اس کا تعلق آئی ایم ایف سے بھی ہے، جو اسحاق ڈار کا بیان آیا ہے کہ یہ میزائلوں کی رینج کا مالیاتی امداد سے کیا تعلق ہے۔ دراصل یہ عمران خان کی پلاننگ تھی۔ دوسرا یوشی تشویش کا باعث ہے وہ زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 90% لوگ باہر کے ہیں، تو زمان پارک کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ 90% وہاں ایک صوبے کے لوگ ہیں۔ وہ اگر پشتو بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھان بطور قوم نشانے پر ہے، تنقید کی زد میں ہے، نہیں، کیونکہ جو طالبان ہیں وہ سارے کے سارے پشتون ہیں۔ اور یہ بات پی ٹی آئی کا سابق وزیر مراد سعید بھی کر چکا ہے کہ اس وقت پختونخوا صوبے میں اتنے ہزار دہشت گرد موجود ہیں۔ ظاہر ہے ان دہشت گردوں میں سارے کے سارے وہاں کے مقامی ہیں، کچھ قبائلی علاقوں کے ہیں، کچھ بندوبستی علاقوں کے ہیں، ہر شہر کے ہیں، لیکن ان میں سندھی طالبان کوئی نہیں ہے، بلوچ طالبان کوئی نہیں ہے۔ پنجابی طالبان ایک زمانے میں تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ مر گئے یا مار دیے گئے یا انہوں نے توبہ کر لی۔ اب طالبان جو ہے وہ ٹوٹل ایک ہی ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب بات ہوگی تو ظاہر اسی حوالے سے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پنجابی یا پٹھان کا کوئی ٹاکرا ہے، اور پنجابی پٹھان کا ٹاکرا اگر کوئی کروا رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، جس کے لیڈر، جس کے کارکن زمان پارک میں تقریریں کرتے ہیں اور پنجابیوں کو بغیرت قرار دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو نوٹس میں آئی ہے وہ یہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نوٹس میں آ گئی یہ بات کہ ٹی ٹی پی کے کچھ جتھے جن کی تعداد 50 سے لے کر 100 تک ہے، لاہور کے 4-5 مقامات پر رہائش پذیر ہے، ہوٹلوں میں، گیسٹ ہاؤسز میں، مکانات میں، اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کے اضافی بنگلوں میں۔ اضافی بنگلوں سے مراد یہ ہے کہ یہ دولت مند کلاس جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ایک مکان نہیں ہوتے، کئی مکان ہوتے ہیں، ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں۔ مثلا پنڈی میں دیکھ لیجئے، شیخ رشید کے 5 بنگلے ہیں، ایک وہ اس کا وہ ہے فارم ہاؤس ہے، تو ظاہر 5 بنگلوں میں وہ اکیلا آدمی جس کی بیوی نہ بچے، وہ تو ایک بنگلے میں رہتا ہے، لال حویلی اس کے علاوہ ہے، تو ان کے کئی مکانات ہوتے ہیں، تو جن میں یہ جو بطور یعنی ضرورت اس موقع پر جس طرح کی ضرورت پیش آئی وہ کام آتے ہیں۔ تو ان بنگلوں میں، ریسٹ ہاؤسوں میں اور ہوٹلوں میں یہ طالبان کے مختلف جتھے ٹھہرائے گئے ہیں، اور جن کا علم ہے انٹیلیجنس اداروں کو، لیکن اگر وہ ہاتھ ڈالیں گے تو ظاہر ہے عدالت کی طرف سے ان کے خلاف جو ایکشن لینے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ لاہور اور دوسرا کراچی میں کم سے کم 2000 ٹی ٹی پی کے لوگ کراچی میں بھجوائے گئے ہیں حالیہ دنوں میں عمران خان کے خصوصی حکم کے تحت۔ یہ بات بھی اداروں کے نوٹس میں آ گئی ہے۔ اور کراچی کا مسئلہ اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جہاں لاہور میں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن کراچی میں یہ ہے کہ بڑی آبادیاں ایسی ہیں جن میں وہ گھل مل جاتے ہیں، جیسا کہ سوراب گوٹ ہے اور جیسا کہ اندرون شہر کے علاقے ہیں
वो बनारस टाउन है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ वो अगर आम वास्कट और कुर्ता शलवार या इवन पैंट शर्ट पहनकर घूमे फिरें तो किसी को क्या पता चलता है कि ये तालिबान है। आपने ज़मान पार्क की तस्वीरें देखी होंगी, उनमें कुछ लोग तालिबान की हुलिये में खुलेआम नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तालिबान हैं वो रवायती लिबास भी, कईयों ने तो पंजाबी किस्म का जो कुर्ता शलवार है वो पहना हुआ है। पंजाबी और पश्तून शलवार कमीज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन बहरहाल लाहौर के अंदर जो लिबास है वो थोड़ा सा पहचाना जाता है। जो लाहौर की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आबादियाँ हैं उनका शलवार कमीज़ पहचाना जाता है। तो एक लंबे लंबे बाल कटवा के चंद दिनों के लिए और टोपी उतार दी जाए और शलवार कमीज़ पहन लिया जाए और उसके ऊपर वास्कट भी पहन ली जाए तो क्या अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि ये टीटीपी का है। लेकिन उनके जो चेहरे इंटेलिजेंस इदारों ने अब उनको उनके जो कराया फॉरेंसिक कराया या जो जिस तरह वो नादरा का वो आइडेंटिफिकेशन कराती हैं तो उनसे उनको पता चल गया है कि ये टीटीपी के लोग हैं और वो सारे शनाख्त में हैं। और लाहौर की हद तक ये फैसला कर लिया गया है कि जब ये मामला टलेगा, यानी जलसा वलसा इनका हो जाएगा, तो फिर इनको गिरफ्तार किया जाएगा जब ये लाहौर से निकलेंगे। तो कराची में इनका करना मुश्किल है। खैर, असल बात जो मैं बताने वाला हूँ ये है कि फ़ैसला ये हुआ था पीटीआई की जो असल क़यादत है, असल क़यादत से मुराद ये शाह महमूद कुरैशी, वो असद उमर, इस तरह के लोग नहीं, बल्कि वो जो खान के करीबी हैं, फवाद चौधरी है, मुराद सईद है, जुल्फ़ी बुखारी है, पिंकी पीरनी है, इनके अंदर एक फ़ैसला किया गया जिसके साथ जनरल फैज़ के बाकी मानदार नेटवर्क के भी मुसलसल राब्ते हैं। तो उनमें फ़ैसला किया गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो बजट वक्त लाहौर और कराची में कुछ बड़े वाक़यात, कुछ बड़े सानहात कराए जाएंगे या कराने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए तालिबान के दस्ते बड़ी तादाद में कराची भेजे गए। लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में नहीं आया जितने बड़ी तादाद में कराची भेजे गए हैं। और लाहौर में जो हैं उनमें ज़ाहिर सियासी कारकुन भी हैं पीटीआई के, पख्तूनख्वा के, लेकिन कराची जो भेजे गए हैं वो सारे के सारे टीटीपी के लोग हैं। तो ये चीज़ भी इदारे को नोटिस में है और ये चीज़ें सारी कहीं ना कहीं दर्ज हो रही हैं। और अब एक अहम इत्तला मैं आपको ये भी दे दूं कि ये जो एक ख़बर हमने सुनी थी तवातर से और कसरत से कि माइनस इमरान खान पीटीआई, माइनस इमरान खान पीटीआई, अब मुझे लगता है कि ये मनसूबा ड्राप हो जाएगा। अब जो मनसूबा, अब जो करना पड़ेगा वो है कि माइनस पीटीआई। मुमकिन है कि ये डेफिनेट फ़ैसला ना हो, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो कि जो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को तो खैर इन्होंने पकड़ ही लेना है, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो पीटीआई बना दिए जाएँ। लेकिन अब तो जिस तरह दहशत गर्दी की इत्तलात आ रही हैं और जिस तरह दहशत गर्दी की धमकियाँ दी जा रही हैं, पाकिस्तान को आग लगा देंगे, जलाकर राख कर देंगे, तबाह व बर्बाद कर देंगे, और फिर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब को जिस तरह इन्होंने गालियाँ दी हैं और धमकियाँ दी हैं और वीडियो बनाकर फिर पीटीआई का सोशल मीडिया उनको अपलोड करता है। 2 वीडियोज़ तो आपने लाजमन देखी होंगी जिनमें एक आदमी जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उन्हें नेस्त व नबूद करने की, फना करने की धमकियाँ दे रहा है और ये कह रहा है कि वो वक्त आने वाला है जब फौजियों को उनके घरों से निकाल कर मारा जाएगा। और दूसरी वीडियो में धमकियाँ कम हैं और गालियाँ ज़्यादा हैं, और गालियाँ ऐसी कि वो काबिल शात नहीं है और फिर बेगैरती के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए और जो मंसूबे पकड़े गए हैं उनको देखते हुए ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब एक ड्रास्टिक किस्म का एक्शन होगा जिसमें सहूलतकारों की सहूलतकारियों का बाप भी बिल आखिर बंद हो जाएगा। अगर आज नहीं कल नहीं तो कुछ दिनों बाद, ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।